हाँ, तो पिछली बार हम लोगों ने पॉडकास्ट कहाँ छोड़ा था? वीज़ा पे। वीज़ा, हाँ वीज़ा। तो इस तरह से हम ये समझ पाए कि वीज़ा की कई कैटेगरी होती हैं। तो स्टिकर वीज़ा एक हो गया, ई वीज़ा दूसरा हो गया, और एक तीसरा है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, वो है वीज़ा ऑन अराइवल, VOA। वीज़ा के बारे में मालूम है ना कि क्या है? देखो क्या है कि एक चीज़ होती है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका देश आपको देता है इसलिए कि ये स्पष्ट रहे कि आपको विदेश जाने की वो अनुमति दे रहा है। आपको अगर पासपोर्ट मिला है तो इसका मतलब भारत ने आपको ये अनुमति दे दी है कि आप विदेश जा सकते हो। और अगर उसको कभी भी समझ में आता है कि नहीं अब आपको विदेश नहीं जाने देना है, तो भारत सरकार या इवन देखोगे कोर्ट्स के ऑर्डर में भी होता है कि नहीं अपना पासपोर्ट सरेंडर कीजिए। पासपोर्ट सरेंडर होने का मतलब कि आप नहीं जा सकते। वीजा क्या है? वीजा ये है कि हम जिसके घर यानी जिस देश में जाना चाहते हैं वो अनुमति दे तभी तो आप उसके यहाँ जा सकते हो। ठीक, तो क्या है कि अलग अलग देशों ने अलग अलग देशों के लिए यानी एक देश और दूसरे देश के बीच का ये संबंध है वीजा उसके नागरिकों के लिए। जैसे आज ही तुम देखोगे आज के अखबार में, आज क्या है 15 अक्टूबर, तो आज के ही अखबार में आया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि हम मंगोलिया के नागरिकों को फ्री ई वीजा देंगे, ये लिखा है। ठीक, तो इन तीनों शब्दों को मैं अलग से बता दूंगा। तो इसका अर्थ छोटे में तो ये हुआ कि भारत मंगोलिया के नागरिकों को आने की अनुमति देगा, परंतु उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं। फ्री है और ई वीजा है। फ्री का मतलब क्या हुआ? निःशुल्क। तो पहली बात क्या हुई कि मतलब कई कुछ देश ऐसे भी होते होंगे जो वीजा का शुल्क चार्ज करते होंगे। ठीक, अच्छा, वीजा का शुल्क कुछ देश छोटा रखते हैं, कुछ देश बहुत महंगा भी रखते हैं। वीजा अप्लाई करते समय ही वो शुल्क ले लेते हैं, भले आपका वीजा वो अनुमत करें या ना करें। तो आप अप्लाई करते समय वीजा फीस दे देते हो, उसके बाद वो पैसा तो गया, वीजा मिले या ना मिले। फिर उसमें आगे ऐसा कुछ होता है कि आप अपील कर सकते हो। अपील करने के लिए अलग से पैसा लेगा कि नहीं लेगा, ये सब अलग अलग देशों का अलग कानून है। अपील कितने दिनों के अंदर करोगे, कितने दिनों के बाद करोगे, कितने दिनों बाद उसे नई एप्लीकेशन मानेंगे, कितनी बार कर सकते हो, एक वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद आप अपील कर भी सकते हो या नहीं, या मैक्सिमम लिमिट क्या है कि कितनी बार आप अप्लाई करोगे, तो उसका कितने दिनों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड या बैन पीरियड रहेगा कि आप नहीं करोगे। ये अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होता है। तो पहली चीज़ हमने क्या देखी कि मंगोलिया के नागरिकों को भारत फ्री ई वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा शब्द है ई का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा देगा, अर्थात मंगोलिया में भी हमारी एक एम्बेसी होगी या कॉन्सुलेट होगी। तो जब मंगोलिया का नागरिक, अभी क्या होगा, अभी ई वीज़ा हो सकता नहीं और फ्री भी नहीं हो, तो अभी क्या होता होगा, अभी मंगोलिया का नागरिक जाता होगा हमारे भारत के कॉन्सुलेट में, वहाँ राजधानी क्या उसकी कोई बता सकता है आप में से? मंगोलिया की राजधानी उलान बातार। हम लोग बचपन में उसे उलान बटोर नाम से याद करते थे। कंपटीशन के लिए सब करना पड़ता था ना, किस देश की क्या राजधानी, कौन सी करेंसी। हाँ, पिछली बार तुम करेंसी के बारे में पूछ रहे थे, नेपाल की, उसके बाद भी आएंगे। किस देश की कौन सी करेंसी है, कौन सी राजधानी है, उस देश का राष्ट्रीय हवाई सुविधा वाला जो एयरलाइंस है वो क्या है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का नाम क्या है, ये सब याद करना पड़ता था। अभी भी मालूम तो होना ही चाहिए। तो उलान बातार में हो जाता होगा और वहाँ जाके वो अप्लाई करता होगा कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। तो ई वीज़ा की जगह उसने अप्लाई किया होगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म भारत सरकार ने प्रेस्क्राइब किया होगा वो मंगोलिया के नागरिकों के लिए। वहाँ अपनी डिटेल वो भरेगा, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे गए होंगे वो भरेगा, लगाएगा। सब कुछ देखने के बाद अगर वहाँ के हमारे एम्बेसडर को, राजदूत को ये समझ में आता होगा कि इसे दे देना चाहिए, तो उसका पासपोर्ट लेके उस पर एक वीज़ा स्टिकर की तरह पहले बनाएंगे अपने यहाँ कंप्यूटर पर, फिर उसको लेके उसके पासपोर्ट पे चिपका देंगे। फिर वो उसके बाद वो भारत आ सकेगा, और जब दिल्ली आए या कहीं भी जहाँ से एंट्री करेगा तो वहाँ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसका वो वीज़ा देखेगा और सब कुछ। अभी ये वीज़ा मिल जाना उस देश में घुसने की गारंटी नहीं होती,
इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फिर से चेक करता है कुछ चीज़ें, जिस भी देश में आप जाएं, फिर वहाँ से वो उचित पाएगा तो अनुमति देगा आने की, नहीं पाएगा तो नहीं देगा। ये चीज़ भी अभी तक स्टिकर वीज़ा रहा होगा, अब ये ई वीज़ा हो गया, प्लस उनसे कोई शुल्क नहीं लेंगे हम, ये फ्री ई वीज़ा हो गया। तो इस तरह से हम ये समझ पाए कि वीज़ा की कई कैटेगरी होती हैं। तो स्टिकर वीज़ा एक हो गया, ई वीज़ा दूसरा हो गया, और एक तीसरा है, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, वो अभी नहीं दिया गया मंगोलियन नागरिकों को, वो है वीज़ा ऑन अराइवल, VOA। जैसे नेपाल में आपको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं थी, वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं थी। भूटान में आपको एक परमिट लेके प्रवेश करना पड़ा। अब एक भारतीय नागरिक अगर मालदीव्स जाता है तो उसे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। इसमें क्या है कि वो वहाँ पहुँचे हम इमिग्रेशन काउंटर, अभी मैं स्टेप्स बताऊँगा। तो इमिग्रेशन काउंटर पहुँचे, वो वहाँ देखता है मेरा पासपोर्ट, कहता है अच्छा भारत से आए हो, ठीक है। उसके बाद अगर वो उचित समझता है, कुछ सवाल जवाब करता है, वो क्या है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, उचित समझता है तो या तो वहीं पे स्टिकर वीज़ा या तो कोई फॉर्म भरवाएगा, ऑन अराइवल भी कह सकता है कि ये फॉर्म भरिए, फ्री में फॉर्म मिलता होगा भरिए, या फिर सवाल जवाब पूछ के वैसे ही या तो स्टिकर वीज़ा दे देगा, या फिर सीधे सीधे मुहर भी उसके पास हो सकती है वीज़ा की। जैसे थाईलैंड में पिछली बार गया था तो वीज़ा वाली मुहर ही उन्होंने लगा दी, एक मुहर लगाई, उस पर डिटेल्स भर दी, इस तारीख को एंट्री है, इस तारीख तक वैलिड है वगैरह, और दे दिया उसे। और उसके बाद फिर जब प्रवेश करने लगे तो इमिग्रेशन ने प्रवेश की मुहर अलग लगाई, यानी एक वीज़ा काउंटर अलग हुआ और इमिग्रेशन पे ही प्रवेश काउंटर अलग हुआ, ठीक है। तो ये वीज़ा ऑन अराइवल इतनी चीज़ है, बिना वीज़ा, परमिट, वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा, स्टिकर वीज़ा, ये सारे मैं जो बता रहा हूँ ये टूरिस्ट वीज़ा के हैं, औरों में भी ऐसे ही होते होंगे। टूरिस्ट के अलावा बिजनेस वीज़ा होता है, आप पढ़ने जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, सबके लिए अलग अलग होता है, या अपने परिवार वालों से मिलने जा रहे हो, वो अक्सर टूरिस्ट वीज़ा में ही कवर होता है। तो इस तरीके से वो इन्विटेशन वीज़ा भी कहलाता है। तो वीज़ा ऑन अराइवल वाला अभी तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब इसके पीछे क्या कारण है? कहाँ पे? वही मंगोलिया के लिए? नहीं, मंगोलिया के अब उन्होंने कर दिया, आज से घोषित किया है कि अब भारत वाले मंगोलिया को देंगे। लेकिन मंगोलिया भी क्या भारतीय नागरिकों को वीज़ा इसी तरह देता है? पता नहीं, ये पता नहीं, अभी मुझे जाना है वहाँ, अगले साल जाने की सोच रहा हूँ। क्यों? देखो, उलन बतार के बारे में बताऊंगा कि वहाँ से एक जीव चला था, एक व्यक्ति चला था जिसका नाम था चंगेज खान। अब देखिए, आप उससे आज की तारीख में घृणा करें, खुश हों, क्या कैसे जज करें, वो अलग विषय है, लेकिन इतिहास तो इतिहास है। हम उसे इस रूप में तो जानते ही जानते हैं कि वो एक महान योद्धा था, और विश्व में सबसे बड़े साम्राज्य जिनके हुए हैं उनमें से वो एक था। रोमन एम्पायर, बेंजेंटाइन एम्पायर और कौन कौन से एम्पायर्स हुए हैं, उसी तरह उसका भी था। बहुत दूर तक विस्तार हुआ ना, ये कहाँ मंगोलिया और कहाँ यूरोप, वहाँ तक वो पहुँचा था। तो इसलिए वो जगह इम्पॉर्टेंट है, और उसकी कब्र बड़ी रहस्यमय है, शायद कहीं मिलती नहीं। और वैसे भी एक अलग देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री, तो उसका एक अलग कल्चर होगा, उसको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मोदी जी भी बहुत पहले ही गए थे एक बार, और अभी वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए हुए हैं, तो हमारे उनसे अच्छे संबंध हैं। हाँ, तो आप वीज़ा के बारे में पूछ रहे थे? जी, मतलब ये पूछ रहा था कि वीज़ा को अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कैसे अप्लाई किया जाता है वीज़ा। और आपको भी वीज़ा के बारे में कुछ जानना है? हाँ, मुझे जैसे कि क्या मतलब कौन सी मिस्टेक हम लोग ना करें जो दूसरी कंट्री है वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोच रहा हूँ वीज़ा के पहले एक चीज़ और कवर करूँ कि क्या स्टेप्स होते हैं, किन किन दरवाज़ों को पार करके आप कहीं पहुँच सकते हैं। जी, तो दरवाजे यहाँ से निकलने के भी हैं, दरवाजे अलग देश में घुसने के भी हैं, राइट।